लेक्चर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है कि दो नदी के किनारे हैं, ये दोनों। इस किनारे को हम ए का नाम दे रहे हैं, इसको बी का। यहाँ पे पानी है। अब कोई स्विमर है। अब ये स्विमर है, ये ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, जबकि नदी का जो बहाव है वो है 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि स्विमर की रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड है और नदी के बहाव की रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो स्विमर है ये जाएगा कहाँ पे? क्या ये स्विमर ए पॉइंट तक जाएगा या बी पॉइंट तक जाएगा या सीधा आगे जाएगा? मैं हूँ फेल साइंटिस्ट, चलिए पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लॉ ऑफ ट्राइंगल से। अब लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या है कि हमने नदी का एग्जांपल लिया था। अब इसके केसेस करते हैं। ये दोनों इसके किनारे, यहाँ पे पानी है और ये कोई स्विमर है। अब इस सिचुएशन में ये गया नहीं है नदी में, तो ये सोच रहा है, यानी कि स्विमर इज थिंकिंग, ये सोच रहा है कि मैं इसमें जाऊं और इस नदी के बहाव को भी पार करूं। तो पहला केस ये है कि ये जो स्विमर है इसकी खुद की रफ्तार, यानी कि ये नदी है। अब नदी का बहाव जो है उसकी रफ्तार नहीं है, हम उसको v से डिनोट कर रहे हैं, जबकि स्विमर की रफ्तार को हम u से डिनोट कर रहे हैं। पहले केस में क्या है कि u जो है ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है और v जो है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो पहले केस में क्या है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 है और स्विमर की रफ्तार है तो ये बिल्कुल सीधे रास्ते से ऊपर जाएगा, यानी कि ये O से A तक डायरेक्ट चला जाएगा, यानी कि इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा? वर्टिकल। पर केस B जो है, केस B, अब हम वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 से ज़्यादा ले रहे हैं और U को 0 कर रहे हैं, यानी कि स्विमर की रफ्तार कोई नहीं, वो नदी में बस खड़ा हुआ है। अब स्विमर की रफ्तार है ही नहीं, तो किनारे हैं दो, यहाँ पे पानी है। अब पानी की रफ्तार है, वो आगे की तरफ जा रहा है किसी खास वेलोसिटी से। तो ये जो स्विमर है ना, ये आगे की तरफ जाएगा और इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। पर तब क्या होगा जब दोनों की रफ्तार होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी होगी और ये जो बंदा है स्विमर है इसकी रफ्तार भी होगी। यानी कि हम केस सी की बात कर रहे हैं। तो केस सी में क्या है कि यहाँ पे दो किनारे, बिल्कुल वैसे ही ये नदी का पानी है जो बह रहा है, इसकी रफ्तार जो है वो 0 से ज़्यादा है और u की रफ्तार भी 0 से ज़्यादा है। तो स्विमर जो है उसका रास्ता कुछ ऐसा होगा कि O से वो B तक जाएगा, यानी कि ये होगी उसकी एक्चुअल मोशन। पर क्यों? आखिर क्यों? पर आगे या ऊपर क्यों नहीं गया? ये एक खास एंगल पे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस स्विमर पे दो वेलोसिटी एक ही वक्त में एक्ट कर रही हैं, यानी कि एक वेलोसिटी नदी की जो आगे ले जा रही है और दूसरी वेलोसिटी खुद की जो एफर्ट लगा करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों वेलोसिटीज का सम है, ये इसका होगा एक्चुअल पाथ, यानी कि O से B तक। अब आप ध्यान देना, ये जो है B से इस किनारे तक, ये है इनका परपेंडिकुलर। तो कुछ याद आ रहा है? कुछ बन रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बन रहा है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बन रहा है तो ये आगे की तरफ किस रफ्तार से जा रहा है? वो है रिवर की वेलोसिटी। और ये स्विमर ऊपर की तरफ किस रफ्तार से जा रहा है? U से। तो U इसको ऊपर ले जा रही है और V इसको आगे की तरफ ले जा रही है। तो अब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें। रिजल्टेंट वेलोसिटी, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ से? O से B तक, ये इसका एक्चुअल पाथ, यानी कि O से B तक इसका एक्चुअल पाथ है। वो किन से बना है? O से A तक, O से A तक प्लस A से B तक, A से B तक। बात हो रही रिजल्टेंट वेलोसिटी की। सो O से B तक जो है, O से B तक ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, हम डिनोट करें VR से। और O से A तक ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि V, और प्लस A से B तक जो है, A से B तक ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यानी कि U। ये बन गई इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि किस रफ्तार से, यानी दोनों जो वेलोसिटी इस पे लगी तो टोटल वेलोसिटी कितनी है, उसे हम करेंगे मैग्नीट्यूड में। तो वो होगा स्विमर का एक्चुअल मैग्नीट्यूड किस पाथ से? O से B तक। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का तरीका होता है स्क्वायर करना। तो V स्क्वायर
प्लस यू स्क्वायर, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे, यानी कि ये किस एंगल पे, किस थीटा से ऊपर जा रहा है, कौन सी एंगल है ये। तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका होता है थीटा टेन इनवर्स 1। टेन किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है y, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, u, और बेस यहाँ पे कौन है, v। ये हो गया लॉ ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को इस्तेमाल करके उसका मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। पर किस तरह से, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले ये नोट करें तो इसको अब सोल्व करें। अब इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि ये जो स्विमर है उसकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड है, यानी कि हम डेटा बनाएं तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमने यू से डिनोट की, वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि वी जो है 3 मीटर पर सेकंड की है। तो पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी रिजल्टेंट यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये किस डायरेक्शन से स्विमर इस नदी से हरकत करेगा और कौन सी एंगल पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला कौन सा है, वी आर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यानी कि वी आर मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो अब डेटा इन करें, वी कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे की तरफ यानी कि 3 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर यानी कि 4 स्क्वायर। अब इनका रिजल्टेंट बनता है, अब ये कुछ ऐसा बनेगा कि 3 × 3 9 + 16, 9 + 16 बनेंगे 25, और 25 का मैग्नीट्यूड बनेगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो स्विमर है ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ओ से बी तक जाएगा। और इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन यानी कि एंगल, कौन सी एंगल पे, तो वो थीटा है, तो वो थीटा है tan इनवर्स 1 इस फार्मूला से। u यानी कि वर्टिकल कौन सा है, कंपोनेंट इसकी खुद की वेलोसिटी, यानी कि वो है u ओवर v। तो tan इनवर्स 1, तो u है हमारे पास 4 और v कितना है, वेलोसिटी वो है 3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 1.3333, यानी कि tan इनवर्स 1 इसका होगा 52 डिग्री ऑलमोस्ट। यानी कि इसका जो एंगल है, यानी कि ये जो बंदा है स्विमर जो है वो 52 डिग्री का एंगल बना रहा है, और किस रफ्तार से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, लॉ ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा जब कोई भी दो वेक्टर्स दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल बनाए, वहाँ पे हम इस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब इसे नोट करें तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ें। MCQs कुछ ऐसा है कि द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स a 0 resultant. What can be the shape of diagram? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सर्किल, ऑप्शन बी जो है वो है रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है स्क्वायर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। MCQs कुछ ऐसा है कि 3 वेक्टर्स हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो बन रहा है और उसका अमाउंट क्या है, वो 0 है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले बना रहे हैं सर्किल। अब सर्किल में कोई भी वेक्टर्स 3 लें वो बेंड नहीं होते, यानी कोई भी वेक्टर्स हो ना वो बेंड नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है रेक्टेंगल। यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, यानी कि A B C वेक्टर हैं, और बात ये है कि यहाँ पे बात हो रही है 3 वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट 0 है। तो अगर हम लें इनका रिजल्टेंट तो वो 0 बन ही नहीं रहा, इसकी कोई लेंथ है यानी कि मैग्नीट्यूड है। अब सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में स्क्वायर क्या बनेगा, कुछ ऐसा, यानी कि ये और रेक्टेंगल एक जैसी ही बात हुई। तो यहाँ पे भी 3 वेक्टर्स हमें रिजल्टेंट 0 नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। अगर नन ऑफ दीज है तो कौन सी शेप बन सकती है,
तो वो शेप है ट्राइंगल की, यानी कि ए वेक्टर हमने लिया, फिर हमने लिया बी, फिर बी से हमने सी कनेक्ट किया। तो आप देखें तीनों वेक्टर्स जो हैं उनका रिजल्टेंट क्या है, 0 है, क्योंकि रिजल्टेंट की कोई लेंथ ही नहीं बन रही। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ट्राइंगल, यानी कि नन ऑफ दीज या ट्राइंगल। अभी दूसरा लॉ करें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द adjacent sides of a parallelogram, then the resultant will be diagonal। अब ये इसका स्टेटमेंट, यहाँ पे बात हो रही है अगर को दो वेक्टर्स हैं वो एडजेसेंट साइड बना रहे हैं पैरेललोग्राम के, तो उनका जो डायगोनल है वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट। अब किस तरह से बात हो रही है कि हम मान रहे हैं, हम कंसीडर करते हैं दो वेक्टर, कंसीडर टू वेक्टर्स। सर 3 वेक्टर्स क्यों नहीं, 2 ही क्यों, वो भी बताते हैं क्यों। कि एक वेक्टर कुछ ऐसा है आगे की तरफ, दूसरा वेक्टर किसी एंगल पे है। तो अब इन दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ते हैं, यानी कि हेड टू टेल रूल से। अब ए वेक्टर है आगे की तरफ, इससे हमने जोड़ा बी वेक्टर, तो यहाँ से बन रहा है रिजल्टेंट। अब नाम दे कोई भी, ओ से बी, बी से सी तक ये पॉइंट है, यानी कि हमने यहाँ से ओ को लिया, फिर बी, फिर सी। ये बी और ये बी अलग अलग हैं, तो ये बन रहा है इनका रिजल्टेंट। यानी रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक है, ओ से सी तक। तो रिजल्टेंट बन रहा है ओ सी इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर एड हुआ है किससे, ओ बी वेक्टर प्लस बी टू सी वेक्टर। अब यहाँ पे ओ टू सी वेक्टर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट, और ओ टू बी किसको जाहिर कर रहा है, वेक्टर ए को, और बी टू सी ये किसको, बी वेक्टर को। तो ये है इनका रिजल्टेंट। यहाँ अब हम करें बी वेक्टर को ए से, पहले हमने ए को बी से जोड़ा, बी को ए से जोड़ते हैं, यानी कि बी वेक्टर कुछ एंगल पे, ये हुआ बी वेक्टर, उसके हेड से ए वेक्टर का टेल, यानी कि कुछ ऐसे। अब ये बन रहा है इनका रिजल्टेंट। अब यहाँ पे बात ये है कि रिजल्टेंट यानी कि ए को बी से हमने जो जोड़ा और बी को ए से जो जोड़ा, तो उनसे रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि बी को ए से ऐड करें या ए को बी से ऐड करें, दोनों ही सेम कहानी है। तो अब इस सारे ग्राफ को जमा करके लिखते हैं, यानी कि पहले हमने क्या किया, ए वेक्टर, फिर उससे बी वेक्टर, फिर उनका बना रिजल्टेंट। यह कहानी हो गई इसकी, जब हमने ए को बी से जोड़ा था। पर अब ये कहानी ऐड करेंगे बी को ए वाली, तो फिर हमने क्या किया, बी वेक्टर, ये हुआ बी, और उससे कौन जुड़ा, ए वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ये जो शेप है ना, ये शेप, इस शेप को कहते हैं पैरेललोग्राम, और इस पे जो भी वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। इन 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर्स होंगे तो ये शेप बन ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए हमने 2 वेक्टर्स लिए, और ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ये सिर्फ एप्लीकेबल है 2 वेक्टर्स हों। अगर एक ही पॉइंट पर 2 वेक्टर्स लग रहे हैं तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करें। अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं MCQs को। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हवाले से कुछ और भी बताएं कि पहली बात ये कि डायगोनल जो है, डायगोनल यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है ये, अब ये रिजल्टेंट किसको शो कर रहा है, डायगोनल शोज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। यहाँ कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर है, फिर उनका रिजल्टेंट, फिर बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर रिजल्टेंट बी वेक्टर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए वेक्टर आगे था,
फिर बी ऊपर और रिजल्टेंट कुछ एक खास एंगल पे। यानी कि लाफ पैरेललोग्राम की सारी डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं इस कंडीशन में भी। अब इसकी लिमिटेशन भी है, लाफ पैरेललोग्राम की लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या है कि ये ओनली एप्लीकेबल फॉर टू वेक्टर्स एट द सेम टाइम। यानी कि अगर दो वेक्टर्स हों, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हों एक ही वक्त में, तो वहाँ पे हम लाफ पैरेललोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि कोई डब्बा है, अब इस डब्बे में एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, इसको आगे की तरफ, और दूसरा फोर्स इसको एक तिरछा यानी कि खास एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे आप लाफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल करके इस डब्बे की हरकत और किस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है वो हम बता सकते हैं। अब इसे नोट करें तो कोसाइन ला पढ़ें।